ये कहानी गोरखपुर के रहने वाले अमित की है। फिलहाल मैं काम के सिलसिले में मुंबई में रहता हूँ। मैंने सोचा मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिली है तो क्यों ना कहीं घूमा जाए। मैंने कई जगह घूमने का सोचा, पर मेरे पास ज़्यादा समय ना होने के कारण मैंने अपने मामा का घर घूमने का तय किया। उस समय होली की छुट्टियाँ चल रही थी। मैं मामा के पास बहुत दिन बाद जा रहा था। बचपन में मैं उनके घर जाया करता था, पर इस बार मैं उनके घर नहीं, उनके क्वार्टर पे जा रहा था। मेरे मामा जी गोरखपुर में एक गार्ड थे। पहले वो दिल्ली में काम करते थे, पर उन्होंने वहाँ का काम छोड़ दिया और फिर वो गोरखपुर में गार्ड बन गए। वो जहाँ काम करते थे उन्हें वहाँ रहने के लिए क्वार्टर मिला हुआ था। मैं इस बार उसी क्वार्टर पे जा रहा था। वो क्वार्टर 10वीं मंजिल पर था। वो और उनका परिवार वहीं रहते थे। उनके फ्लोर पर एक बालकनी थी, जिसके पीछे की ओर एक जंगल था और रात के समय उस जंगल से अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसी ही एक दिन की बात है, जब हम सभी खाना खाकर रात में उस बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे, तभी मैंने मामा से पूछा, मामा ये जो जंगल है ये इतना बदनाम क्यों है? ऐसा क्या है यहाँ जिस वजह से लोग डरते हैं और कोई वहाँ जाना भी नहीं चाहता? मैं बोल ही रहा था कि तभी मेरी मामी का लड़का हंसने लगा और कहने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह रात के समय इस जंगल के अंदर जाए। हम सभी उसकी बात सुनकर हंसने लगे। मैंने कहा, इतनी रात में कौन वहां जाना चाहेगा? भला कोई अपनी जान की बाजी क्यों लगाएगा, वो भी ऐसे बदनाम जंगल में? क्या फालतू की बातें कर रहा है? भला कोई इस जंगल में इतनी रात में क्यों जाएगा? कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो? शामत पक्की है। मामी का लड़का बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो भी अभी इस रात में जंगल में जाएगा उसे 5,000 रुपये मिलेंगे। पैसों की लालच में मेरा मन एक बार को बहक गया था, पर इतने अफवाहों को सुनने के बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी वहां जाने की। मैंने मामी के लड़के से बोला, तू बस पैसे ही देगा या कुछ बताएगा भी? तभी मामी के लड़के ने कहा, मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया, फिर उसका कुछ भी पता नहीं चला। और जब आसपास के लोगों से पूछा गया कि वहाँ क्या हुआ था, तो उनकी बात सुन के सब दंग रह गए। आसपास के लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पापा की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जंगल में से उसके पापा उसे बुला रहे हों, और वो उस आवाज़ के पीछे पीछे जंगल में चला गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। मैं हंसने लगा कि यह तो झूठी कहानी है। अगर लड़का लौटा ही नहीं तो लोगों को किसने बताया कि वो आवाज़ उसके पापा की थी? उसके पापा ही बुला रहे थे। मामी के लड़के ने बोला, क्योंकि उसके पापा उससे थोड़ी दूर पर ही खड़े थे और उन्होंने भी वही आवाज़ सुनी थी। वो भी चौंक गए थे कि उनकी आवाज़ में उनके बेटे को कोई अपनी ओर आने के लिए पुकार रहा था। वो मना कर रहे थे कि मैं यहाँ हूँ, मत जा जंगल में, पर उसे सुनाई नहीं दे रहा था। जब वह दौड़कर वहाँ पहुँचा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनका बेटा नहीं था, इसलिए कोई भी इस जंगल की ओर जाता नहीं। मैं अपने भाई की ये कहानी सुनकर हंसने लगा कि वह क्या बात है, जंगल का भूत जो लोगों को गायब कर देता है। वो क्वार्टर 10 मंजिल पे था, इसलिए वहाँ काफ़ी जगह थी। मामी की लड़की की बात खत्म होने के बाद हम सब उठकर क्रिकेट खेलने लगे और थोड़ी देर बाद में उस बालकनी में जाकर थोड़ी फ्रेश हवा खाने लगे। रात के समय में उस जगह अच्छी खासी हवा चल रही थी और मैं उस जंगल की ओर मुँह करके देखने लगा कि आखिर कौन होगा वहाँ। क्या सच में वहाँ से आवाज़ें आती हैं? तभी मैंने अपने भाई को उस जंगल के किनारे खड़े देखा। वो मेरी ओर नज़र करके हंस रहा था और मुझसे इशारे इशारे में कह रहा था कि तुम भी यहाँ आ जाओ। मैं चौंक गया कि अभी तो ये क्रिकेट खेल रहा था, फिर अचानक से ये नीचे कैसे पहुँच गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरा भाई कहाँ है, तो मैंने देखा कि वह वहाँ नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद वो क्रिकेट खेल के बोर हो गया होगा और नीचे चला गया है और अब मुझे भी नीचे बुला रहा है। वो मुझसे बोला कि अरे देख क्या रहे हो, नीचे आओ, थोड़ा सैर करके आते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम लिया जाए, तो मैं नीचे जाने के लिए दरवाजे तक गया ही था कि तभी मैंने देखा कि मेरा भाई तो टॉयलेट से बाहर आ रहा है। यह देखकर मैं डर गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बस यही सोचने लगा कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ नीचे कौन था। मैंने मेरे भाई से पूछा, तुम तो नीचे थे, इस टॉयलेट में कब आए? मामी के लड़के ने कहा, पगला गया है क्या? मैं तो कब से यहीं हूँ, मैं कब नीचे गया? मैं तो टॉयलेट में था, तुम क्या बोल रहे हो? मैंने उससे बोला कि मैंने अभी अभी तुम्हें उस जंगल के किनारे देखा
और तुम तो मुझे बुला भी रहे थे। मेरा भाई समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ देर तक उसे लगा कि मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ। फिर वो कुछ देर के बाद बोला, मजाक मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊँगा? मुझे पता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं नहीं डरने वाला। मैंने तुम्हें कहानी सुनाई और तुम मुझे ही डरा रहे हो। मैं तुम्हारे फांसे में नहीं आने वाला। इतना कहकर वह क्रिकेट खेलने चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने अभी क्या देखा। मैं सोच सोच के परेशान हो गया था कि मैंने क्या देखा है। मेरी बात सुनकर सबको हंसी आ रही थी, इसलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताने का सोचा। उसी रात जब मैं जाग रहा था तब किसी की मुझे पुकारने की आवाज़ आ रही थी। कोई मुझे बुला रहा था। वह जो भी था मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम आए ही नहीं। देखो जल्दी आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में इस जंगल के अंदर घूमेंगे। इस बार यह आवाज़ मेरे भाई जैसी नहीं थी, बल्कि किसी बूढ़े आदमी की थी जो काफ़ी लंबा होगा और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता होगा। रात भर मुझे उसकी आवाज़ आती रही और फिर जब सुबह मैंने सबको यह बात बताई तो सबने मुझसे कहा कि ऐसा होना यहाँ आम बात है। मामा ने कहा यहाँ रहना है तो उस जंगल की ओर ध्यान देना छोड़ना पड़ेगा। वो जंगल नहीं एक छल है, तुम उस ओर ध्यान मत दो और अपना काम करो, और भूल कर भी उस जंगल की ओर मत जाना। उस जंगल में रहने वाले को छलावा कहते हैं, और जो कोई भी उसके पीछे जाता है वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। मैं मामा की बात सुनकर दंग रह गया। वहाँ छलावा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, ये कैसे हो सकता है? कोई बिना किसी को जाने उसकी हूबहू आवाज़ कैसे निकाल सकता है? मैं ये बात सोचता रह गया, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरी छुट्टी कुछ दिनों में ख़त्म होने वाली थी। एक दिन मैं और मामे का लड़का कैच कैच खेल रहे थे। अचानक से वो बॉल जंगल की ओर चला जाता है। उस बॉल को लेने मैं जा ही रहा था, तभी मैं देखता हूँ कि जंगल में कोई दिखाई पड़ रहा है। वो एक काला साया था। ना तो उसका चेहरा दिख रहा था और ना तो उसका शरीर, मानो वो हवा में हो, जो होता है पर दिखता नहीं है। मैं आगे बढ़ा, वैसे ही मामा के लड़के ने मुझे वहाँ जाने से मना करने लगा। उसने कहा, पापा ने मना किया है ना वहाँ जाने से, फिर क्यों जा रहे हो? उन्हें पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे, तुम्हें कुछ हुआ तो मेरी जान खा जाएंगे वो। मत जाओ वहाँ, वापस आओ। पर मैं किसी की सुनने से रहा। मुझे अचानक से जंगल की ओर से मुझे मेरे मामा की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी जानवर ने मारा है। मुझे कुछ समझ में आए उससे पहले मैं जंगल की ओर अपने आप बढ़ने लगा, मानो मेरे शरीर पर मेरा वश ही नहीं है। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि पीछे से मेरा भाई आया और मुझे रोक दिया। जब मैंने कहा कि मामा रो रहे हैं, लगता है उन्हें चोट आई है, चलो मेरे साथ हम उनको लेने चलते हैं। मेरे भाई ने बोला, तुम्हारे मामा वो देखो वहाँ खड़े हैं, तुम एक छलावे में फंस रहे हो। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, मेरे मामा और मामी मुझे वापस आने को कह रहे थे। तभी मैं मेरे भाई के साथ तुरंत वहाँ से निकल आया और बाहर आते ही चक्कर खाकर गिर गया। जब होश आया तो मामी मुझे सारी बातें बताने लगी। मैं एक छल का शिकार हो गया था। अगर मामी का लड़का वहाँ नहीं आता तो मैं शायद आज जिंदा नहीं बच पाता। मैं होश में आने के कुछ घंटों बाद ही वहाँ से वापस चला आया और मैंने ठान लिया आज के बाद फिर कभी मामा के पास नहीं जाऊँगा। मेरा नाम हरी है। मैं चेन्नई से बनारस अपने गांव जा रहा था। मैं अपने मोटरसाइकिल से सफ़र कर रहा था। मैं सोमवार शाम 7 बजे बनारस स्टेशन पहुंच गया था। स्टेशन से 9 किलोमीटर दूर मेरा घर था। मैं 7:15 बजे वहां से निकला और अपने गांव की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी गोते खा रही है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ हो ही जा रही है। मैंने सोचा हवा के वजह से गाड़ी हिल रही है और मैं वैसे भी मनमौजी हूँ। मैंने सोचा क्यों ना चलता हूँ इस गोते के साथ। कुछ देर बाद मेरी गाड़ी कुछ हिल रही थी। मैंने देखा कि गाड़ी का पिछला हिस्सा जमीन की ओर दबा हुआ है। मैं फौरन ही गाड़ी का ब्रेक लगाता हूँ और उतरकर अपनी गाड़ी का टायर चेक करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। मैं कब से पंचर गाड़ी चलाए जा रहा हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गाड़ी के टायर को लात मारने लग गया। मैं अब बीच रास्ते में क्या करूँ, किसे बुलाऊँ अपनी मदद के लिए? मैं तो अपने गाँव में किसी को जानता तक नहीं हूँ। फिर मैंने सोचा कुछ देर यहाँ इंतजार किया जाए, हो सकता है कोई गाड़ी आ जाए और मैं उसके साथ चला जाऊं। पर मेरे काफ़ी इंतजार करने के बाद भी कोई गाड़ी उस रास्ते से गुजर नहीं रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं अपनी गाड़ी को देख के जले जा रहा था। मैंने खुद को शांत किया और अपनी जेब से सिगरेट निकाल के मुंह में रख लिया। मैं लाइटर ढूंढने लगा पर मेरे जेब में लाइटर नहीं था। मैं अपना सामान सब देख लिया पर वहाँ लाइटर नहीं मिला। मैं आग बबूला हो गया और मैंने अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया।
मैं सिगरेट फेंकने ही जा रहा था कि मुझे सड़क के उस पार से एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा। अंधेरा और कोहरा होने की वजह से वो धुंधला दिखाई दे रहा था, पर मैंने देखा वो मेरी तरफ चले आ रहा है। मैंने उनसे पूछा, अरे ओ काका, तुम्हारे पास लाइटर है क्या? वो बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं इंसान नहीं जानवर हूँ। काफी देर तक घूरते रहने पे मैंने कहा, आप ऊंचा सुनते हो क्या? लाइटर है क्या आपके पास? वो बोले, पागल हो गए हो क्या? इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा है? मैंने कहा, मुझे लगा आप ऊंचा सुनते हो, इसलिए मैं जोर से बोल रहा था। आप मुझे घूर क्यों रहे थे? मैं क्या इंसान नहीं दिखता हूँ? मेरी शक्ल बंदर जैसी है क्या? बूढ़ा बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, कोहरे की वजह से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा, आपके पास लाइटर है क्या? मुझे सिगरेट पीने की तलब हो रही है। उन्होंने कहा, लाइटर क्या होता है बेटा, ये क्या गाड़ी का नाम है? मैंने कहा, लाइटर जिससे आग लगाते हैं, आपको ये भी नहीं पता क्या? बूढ़े काका बोले, अरे माचिस बोलना बेटा, ये शहरी अंग्रेजी नहीं आती मुझे। मैंने कहा, हाँ हाँ वही माचिस दे दो। उन्होंने अपने झोले में हाथ डाला और एक माचिस का डिब्बा निकाला और बोले, ये ले बेटा। मैंने माचिस उनसे लिया और उस माचिस के डब्बे को काफी समय तक बस देखता रह गया। वो माचिस करीब करीब 20 साल पुरानी लग रही थी। मैंने सोचा, काका गांव के रहने वाले हैं, इन्हें कहाँ रोज नया सामान खरीदने का पैसा होता है। मैं उस बात पे ध्यान ना देते हुए माचिस जलाने लगा, पर उनकी तिल्लियां इतनी पुरानी होने की वजह से जल ही नहीं रही थी। मैंने कहा, क्या काका ये कैसा माचिस है, जल ही नहीं रहा है? उन्होंने माचिस मेरे हाथ से छीन लिया और कहा, ला यहाँ, मैं जलाता हूँ। मैंने कहा, हाँ जलाओ आप। माचिस जल गई और मैं सिगरेट पीने लगा। मुझे बहुत जोरों से पेशाब आ रही थी। मैंने सोचा सिगरेट पीते हुए पेशाब किया जाए। मैं सड़क के किनारे गया और पेशाब करने लगा। मैंने बिना पीछे मुड़े ही कहा, काका मैं आता हूँ, आप रुको, साथ में चलेंगे अभी। मैं पेशाब कर रहा था, तभी मुझे लगा मेरे पीछे से कोई बहुत तेजी से गुजरा। मैं पलट के तुरंत पीछे मुड़ा। मुझे लगा कोई गाड़ी होगी। मैं भाग के उसका पीछा करता हूँ और सोचने लगता हूँ कि उससे कहूँगा कि मुझे घर छोड़ दे। मैंने पैंट की जिप बंद की और भागने लगा। मैं काफ़ी दूर तक यही सोच के भागता रहा कि मुझे कोई गाड़ी दिखाई देगी, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरा और घना हो गया और कीड़ों की आवाज़ अब मुझे डराने लगी थी। तभी मुझे याद आया, मैं अपनी गाड़ी और सारा सामान पीछे ही छोड़ आया हूँ। मैं फ़ौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागा। मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि काका वहाँ नहीं है। मैं डर गया, मुझे लगा मेरा सारा सामान अब चोरी हो गया है। पर जब मैं अच्छे से देखता हूँ तो मुझे मेरा सारा सामान दिखाई दे जाता है, पर काका वहाँ से गायब थे। मैं अपनी गाड़ी को धक्का देते देते ले जा रहा था। अभी मेरा घर करीब 3 किलोमीटर दूर था। मैं सोच रहा था, इतना लंबा सफ़र है, मैं गाड़ी को धक्का देते हुए कैसे गुजारूं? फिर भी मैं धीरे धीरे गाड़ी को धक्का दे रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा मेरे अलावा और भी कोई है जो मेरी गाड़ी को धक्का दे रहा है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा मैं ही तो हूँ इस पूरे सुनसान सड़क पे, पर ऐसा नहीं था। मैंने जो सोचा था वो गलत था। मेरी गाड़ी को मेरे अलावा भी कोई और धक्का दे रहा था, और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब मैं डर गया। मुझे लगा कोई चोर या डाकू होगा। मैं चुपचाप चले जा रहा था। मेरे अंदर डर था कि कहीं वो मुझे मार न दे। मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं बार बार पीछे देखने की कोशिश कर रहा था। आखिर में हिम्मत जुटा के मैं पीछे मुड़ा ही था कि वो बूढ़ा काका मेरी आंखों के सामने आ गए। मैं तभी डर गया और मेरे हाथ से गाड़ी छूट गई। गाड़ी मेरे ऊपर गिर गई और मैं जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। मैं कहने लगा, मेरा सारा सामान ले लो, पर मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तभी वो काका बोले, अरे ये मैं हूँ। मैंने कहा, काका तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए और तुम वहाँ से कहाँ गायब हो गए थे? काका ने कहा, रुको, गाड़ी उठाने दो, फिर बात करते हैं। काका ने अपने एक हाथ से गाड़ी उठा लिया। मैं ये देख चौंक गया, ये इतने बूढ़े और इनमें इतनी ताकत। मेरे हाथ और पाँव में कुछ घाव हो गए थे। मैंने कहा, काका आपकी वजह से मेरे हाथ में ये सब हो गया। काका जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे, चुप। ऐसा लग रहा था कि मुंह इनका है पर बोल कोई और रहा है। वो बोले, अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं? माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाया है क्या? ये सब सुन मुझे बुरा लगने लगा था और मैंने कहा, आप अचानक से गायब हो गए थे और तभी फौरन ही आप आ गए, इसलिए मैं डर गया था, इसलिए आपको ऐसा बोल दिया मैंने। काका बोले, हाँ ठीक है, बड़ों की इज्जत किया करो। मैं भी पेशाब करने गया था, वापस आया तो तू वहाँ नहीं था। काका बोले, चल अब गाड़ी को धक्का दे, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक पंचर वाला है। मैंने पूछा, आपको कैसे पता मेरी गाड़ी का टायर पंचर है? काका बोले, यहाँ आने वाले लोगों का अक्सर टायर साथ नहीं देता है, तू मेरे साथ चल, मैं वहाँ ले चलता हूँ। मैं उनके साथ चलने लगा।
मेरी नज़र अचानक से नीचे की ओर मुड़ी। मैंने देखा कि काका का पैर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा था कि काका हवा में उड़ रहे हैं, पर कोहरा और रात की वजह से ऐसा हो रहा होगा, ये सोच के मैंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। काका बोले, नीचे कहाँ देख रहा है, ऊपर देख, एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने कहा, क्या काका, आप भी? रात के 10 बजने आए हैं। मैं जब से आया हूँ एक गाड़ी मुझे इस रास्ते से जाते नहीं दिखी। तब मुझे ऐसा लगा कि एक गाड़ी मेरे पास से गुजरी है, तो मैं उसके पीछे भागने लगा था और आगे जाके देखा कि वहाँ ना तो गाड़ी है और ना तो कोई इंसान, और वापस आया तो आप भी गायब थे। काका बोले, बेटा थोड़ी ही देर में यहाँ से एक ट्रक गुजरेगा, ध्यान से, ये लोगों का भरोसा नहीं है, कभी कभी ठोक के भाग जाते हैं। मैं सोच रहा था बूढ़े हो गए हैं इसलिए सटिया गए हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, इन्हें कैसे पता यहाँ से ट्रक जाने वाला है। पर थोड़ी ही देर में एक बड़ी ट्रक आई। मैं सोच रहा था कि काका आसपास के गांव में रहते होंगे, इनका रोज का आना जाना होगा, इसलिए इन्हें गाड़ियों के बारे में पता है। पर मेरी नज़र सामने आती गाड़ी पे गई। ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि चलाने वाला पिया हुआ है, उसने दारू पी रखी थी और वो गाड़ी टेढ़ा मेढ़ा चला रहा था। वो गाड़ी मेरी ही तरफ चली आ रही थी। ये देख मैं फौरन ही अपनी गाड़ी को सड़क से नीचे उतार लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि काका अब भी बीच सड़क में है। मैं उन्हें बहुत आवाज़ लगाता हूँ पर वो सड़क से नीचे नहीं आते हैं। मैं घबरा जाता हूँ। मैं अपनी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करके काका को लेने जाता हूँ कि तभी वो ट्रक मेरे बहुत करीब आ चुका था। मुझे लगा आज मैं मरने वाला हूँ, ये मेरी जिंदगी का आखिरी पल है। पर मैंने खुद को संभाला और पीछे आ गया। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी थी। मैं काका को बचाना चाहता था पर अपनी जान की ज्यादा परवाह थी। वो गाड़ी काफी तेज से आई और काका को ठोक के चली गई। पर जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे समझ आया वो गाड़ी काका के आर पार हो गई थी। उन्हें खरोच तक नहीं आई, इतनी बड़ी ट्रक उनके आर पार हो गई और मुझे ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं था। ट्रक आर पार होते ही काका वहां से गायब हो गए। मैं सोच ही रहा था कि इतना बड़ा इंसान कहाँ गायब हो गया, आसमान खा गया या जमीन निगल गई काका को। और कुछ देर तक वो ट्रक दिखाई दे रहा था पर अचानक से वो भी गायब हो गया। ये सब मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था, पर मैंने जो देखा वो गलत नहीं था। काका मेरे साथ आए यहाँ तक, हम साथ थे, और तो और मैंने उन्हें छुआ भी था। फिर ये कैसे हो सकता है? मैं कुछ समझ सकूं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये सब एक सपने जैसा था। पर मैं समझ गया था काका कोई इंसान तो नहीं थे। इतना बड़ा ट्रक आर पार नहीं हो सकता है। कोई इंसान एक ही जगह से गायब नहीं हो सकता। ये कोई इंसान नहीं था। मैं और कुछ समझ पाऊं उससे पहले ही सड़क के एक किनारे से आवाज आ रही थी, सुनो बेटा। मैंने जैसी ही ये आवाज सुनी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी हालत पतली हो गई। डर के मारे मैं हड़बड़ा रहा था। मुझे लगा मैं भी मरने वाला हूँ, काका मुझे भी मार देंगे। मैं तुरंत ही अपनी गाड़ी लेके वहां से निकल गया। कुछ दूर जाते जाते आवाज बंद हो गई, पर मैं बहुत डरा हुआ था। डर की वजह से मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। मैं यहाँ वहाँ लचके जा रहा था। मुझे सब धुंधला दिखाई पड़ रहा था और मैं चक्कर खा रहा था। तभी एक बार फिर पीछे से आवाज आई, बेटा रुको, मुझे लेके चलो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहाँ तुम जा रहे हो। मुझे यूं इतनी रात में अकेले छोड़ के मत जाओ। ये आवाज उन्हीं काका की थी जिनका कुछ देर पहले एक्सीडेंट हुआ था और उसी वक्त काका और गाड़ी गायब हो गई थी। मैंने जो देखा मैं उसे बार बार भुलाने की कोशिश कर रहा था, पर यह आवाज मुझे डराए जा रही थी। मैंने देखा कि कुछ दूरी पे एक दुकान दिखाई दे रही है। मैं समझ गया ये दुकान पंचर वाले की है। मैं देख ही रहा था तभी काका बोले, पीछे देख, मैं यहीं तेरे साथ हूँ। मैं जब पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था, बस आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर एक और आवाज आई जो काफी गुस्से में थी। काका कह रहे थे, आगे देख, गाड़ी आ रही है। जैसे ही मैं घूमा एक बड़ी गाड़ी आ रही थी, जिसे देख मैं हड़बड़ा गया और गाड़ी लेके गिर गया। मैं गिरते ही बेहोश हो गया। मुझे पंचर की दुकान और पंचर वाला दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं कुछ बोलूं, वहां पहुंचूं, उससे पहले ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे पता चला मैं पंचर वाले के दुकान में पिछले 2 घंटों से बेहोश पड़ा हुआ था। होश में आते ही पंचर वाले ने पूछा, कौन हो भाई और यहाँ कैसे आए? आसपास में गाड़ियों का सामान दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं समझ गया ये पंचर वाले की दुकान है। मैंने उसे बताया मेरा नाम हरी है, मैं चेन्नई से आ रहा था। रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे एक काका मिले। मेरे साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था मैंने वो सब सारी बातें पंचर वाले को बता दी। इतना सुनने के बाद पंचर वाला बोला, डरो मत,
जो हुआ वो यहाँ होता रहता है। ये बात सुन मैं दंग रह गया। क्या बोल रहा है ये पंचर वाला? मैंने पूछा, आम बात है, क्या मतलब है तुम्हारा? पंचर वाले ने कहा, आज से 20 साल पहले एक बूढ़े बुजुर्ग का यहाँ एक्सीडेंट हो गया था। वो रोड पे चल रहे थे और तभी एक गाड़ी आई और उन्हें ठोक के चली गई। काका के मौके पे ही मौत हो गई। लेकिन उसके बाद से काका काफिरों और मुसाफिरों को राह दिखाते हैं, उन्हें सही रास्ता बताते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये सड़क बहुत खतरनाक है, यहाँ से गाड़ी गुजरती रहती है। जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए वो यहाँ कई बार लोगों को दिखाई देते हैं। जब से वो मरे हैं उनकी आत्मा यहीं वास करती है और लोगों को सही गलत बताती है। उनके मरने के बाद से सड़क पे अब तक कोई भी नहीं मरा है। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाते हैं, वो गुस्सा करते हैं पर किसी को हानि नहीं पहुंचाते। ये सारी बात सुनने के बाद मैं समझ गया वो मेरी मदद कर रहे थे, पर मैंने उन्हें गलत समझ लिया। पंचर वाले ने बताया एक बार वो अपने गांव से निकला और भटक गया तो उसकी मदद भी काका ने की थी। काका ने पंचर वाले की मदद की, इसी वजह से उसने पंचर की दुकान खोली ताकि काका की तरह वो भी लोगों को सही रास्ता दिखा सके। ये सारी बातें सुनने में अजीब लग रही थी, पर सच्चाई यही थी कि वो मदद के लिए हाथ बढ़ाते थे। वो मददगार हैं, किसी को चोट नहीं पहुंचाते। पंचर वाले ने मेरी गाड़ी का पंचर बनाया और मैं आधी रात को अपनी गाड़ी लेके अपने गांव गया। मैंने गांव में अपना सारा अंदरूनी मामला खत्म किया और अगले ही दिन वापस चेन्नई जाने के लिए निकल पड़ा। मैं जानबूझ के रात के समय निकला ताकि एक बार फिर मैं उनसे मिल सकूं, पर मेरे रात में निकलने के बावजूद भी वो मुझे दिखाई नहीं दिए। पर हाँ, जाते जाते मैंने उनकी आवाज़ सुनी। उन्होंने कहा, ध्यान से जाना। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर दोस्तों आपको आज की दोनों कहानियाँ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और कहानियाँ कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली मेरी कहानियों को आप मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।